नजर आती है। ब्रिटिश एम्पायर मॉडर्न इंडिया के लिए काफी चीजें पीछे छोड़कर लौट गया था। अगर देखा जाए तो इंडिया का पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम दोनों ही कुछ हद तक ब्रिटेन के इंपीरियल रूल से मिलता जुलता है। इसके अलावा जिस तरीके से इंडिया की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी काम करती है, उसमें भी काफी हद तक ब्रिटेन की छाप नजर आती है। इंडिया में ब्रिटेन की तरह इलेक्शन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है और इंडिया की पार्लियामेंट भी अपर हाउस और लोअर हाउस में बैठी हुई है। सन 2014 में इंडिया के जनरल इलेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के तौर पर माने जाते हैं। सन 2014 के जनरल इलेक्शन के दौरान भारत के 834 मिलियन वोटर्स में से लगभग 66% लोगों ने वोट दिए थे। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि इंडिया एक रिपब्लिक है, जहां पर राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रियल पावर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के हाथों में ही होती है। इसके अलावा इंडिया फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो करता है, यानी गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और साथ ही साथ देश में जुडिशरी को भी आजाद रखा गया है। ये सारा सिस्टम भी ब्रिटेन से मिलता जुलता है, लेकिन जब अंग्रेज देश छोड़कर गए तो साथ ही साथ बहुत सारी दिक्कतें और मुसीबतें भी इंडिया के लिए पीछे छोड़कर गए। उदाहरण के लिए कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ लड़ाई और इंडियन ओशन में इंडिया के कब्जे वाले इलाके को लेकर काफी सारे मामले ब्रिटिशर्स की ही देन हैं। सन 1947 के बाद से इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, उन्होंने इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर पोजीशन को मजबूत करने के लिए काम करने की कोशिश की है। इसके लिए शुरुआत से ही इंडिया में सेक्युलर और एंटी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स देखने को मिली है, जहां पर इक्वालिटी, लिबरलिज्म और टॉलरेंस को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत से ही ये कोशिश की थी कि अलग अलग धर्म और जातियों में बैठे होने के बावजूद इंडिया एकता की एक मिसाल बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो। मगर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी लगातार कॉलोनियलिज्म का विरोध करती आई है और इस पर हमेशा से ही शाही हुकूमतों के खिलाफ रहा है, जिस वजह से इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक यूनिक दर्जा हासिल है। इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह का मानना है कि पूरी दुनिया में कहीं भी इंडिया के जैसी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्री देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर लगभग 1 बिलियन लोग डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलते हुए सोशल और इकोनॉमिक आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। आजादी मिलने के बाद से इंडिया में लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार इलेक्शन जीतती रही है और अपनी सरकार बनाती रही है, और लंबे वक्त तक इंडिया की डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर कांग्रेस के हावी होने की वजह से हमें एक नेहरूवियन लेगेसी देखने को मिलती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आजादी के बाद सन 1947 से लेकर सन 1996 तक देश में जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए, उनमें एक इलेक्शन को छोड़कर बाकी सभी इलेक्शंस कांग्रेस ने ही जीते थे। कुल मिलाकर सन 2014 तक इंडिया में हुए 16 इलेक्शंस में से 11 इलेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीते थे और सन 1998 से लेकर सन 2002 तक चलने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंडिया की पहली फुल टर्म गवर्नमेंट थी, जिसका प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस से नहीं था। इसके बाद सन 2014 में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भाजपा ने इंडिया में पहली नॉन कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सन 1980 के दशक के बाद से बीजेपी की इंडियन पॉलिटिक्स में पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। मार्च सन 2015 में बीजेपी की मेंबरशिप का आंकड़ा 88 मिलियन तक पहुंच गया, जिसने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। हालांकि बीजेपी की मेंबरशिप प्रोसेस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं,
खास तौर पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुकाबले कहा जाता है कि भाजपा का मेंबरशिप प्लान बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था। मगर भाजपा के मुकाबले इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास लगभग 40 मिलियन